So this is the 2018 NEET chemistry paper. हो सकता है इसके काफी सारे क्वेश्चंस आपने खुद से पहले भी सॉल्व कर रखे हों, लेकिन चलिए एक बार फिर से टेस्ट पेपर को देखते हैं किस तरह से टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो जज करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ओवरऑल 136th क्वेश्चन है and this looks like an easy question. The correct difference between first and second order reactions is that correct difference. The half-life of a first order reaction does not depend on A naught. The half-life of a second order reaction does depend on A naught. तो second order reactions पर से हमारे syllabus में है नहीं, लेकिन देखिए question तो आ रहा है, तो question second order reactions पे based आ सकता है, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्या? डेफिनेटली सही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ln2/k होता है, जो कि A नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ 1/k A नॉट होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें कुछ सिंबल्स ही ऐसे मान रहा है कि अपन समझ ही रहे होंगे, A नॉट को यूज कर रहा है डायरेक्टली। बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को कैटेलाइज कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस को कैटेलाइज नहीं कर सकते, ये तो एकदम गलत बात है। किसी भी तरह ऑर्डर की रिएक्शंस कैटेलाइज हो सकती हैं। द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड करता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का रेट कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 के प्रोपोर्शनल होता है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में ओवरऑल पावर्स का सम 2 होता है। तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंस तो है ही। द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियरली द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो आयनिक कैरेक्टर पर बेस्ड है। फजान्स रूल्स का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज पर आधारित है। तो अगर आप फजान्स रूल्स रिकॉल करें, कैटायन का साइज जितना छोटा होता है उतना ही उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है और वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्रिएट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे सबके सब हाइड्राइड्स दे रखे हैं। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के नीचे बेरियम आता है। तो बेरिलियम से कैल्शियम जब जा रहे हैं तो साइज ऑफ आयन बढ़ रहा है, कैल्शियम से बेरियम जाएंगे तो साइज फर्दर बढ़ेगा। साइज बढ़ने पर पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। पर ध्यान रहे यहाँ पर हमें आयनिक कैरेक्टर पूछा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो BaH2 में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और BeH2 में आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। ऐसा भी आप सोच सकते हो कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बेरिलियम इज काइंड ऑफ सेमी मेटालिक, डाउनवर्ड जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड्स भी मोर आयनिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोल कंसेप्ट पर बेस्ड है, मोल एंड स्टोइकियोमेट्री, ये भी आप आसानी से कर लेंगे। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछा है, सबके सब वाटर ही हैं। आप चाहो तो सभी केसेस में मास फाइंड कर सकते हो, आप चाहो तो सभी केसेस में मोल्स फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जाने की जरूरत नहीं है। जिसका मास ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो सब वाटर के ही सैंपल्स। तो चाहे तो मास में कन्वर्ट कर लो या मोल्स में कन्वर्ट कर लो। ये 0.01 मोल्स ऑफ वाटर हैं। 22.4 लीटर रहता ना STP पर तो 1 मोल होता, पर ये तो 0.00224 है, तो ये एक्चुअली 0.0001 10⁻⁻⁴ मोल्स हैं एक्चुअली। होने चाहिए क्या नव्या? 1 मोल का 22.4 होता तो 0.000
0.00224 लीटर्स में 0.0001 मोल्स होंगे। जितना डेसिमल प्लेस इसको लेफ्ट में खिसकाया गया है 22.4 के मुकाबले 0.00224 में डेसिमल प्लेस 4 डिजिट्स लेफ्ट में है, ऐसे यहाँ पर भी 4 डिजिट्स लेफ्ट में जाकर डेसिमल लगाएंगे। 18 ml वाटर 18 ग्राम्स हो जाएगा। वाटर की डेंसिटी नॉर्मली 1 ग्राम पर ml मानते हैं, लिक्विड वाटर ही माना जाएगा, तो ये 1 मोल हो गया। ये 10 to the power minus 3 मोल्स, ये 10 to the minus 4 मोल्स, ये 10 to the minus 2 मोल्स और ये 1 मोल्स। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थर्ड केस में होंगे। 139th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एग्जाम सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो करना डिफिकल्ट होता है, करने के बाद तो आसान लगता है। इसमें आपको ब्रोमीन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, +7 +5, यहाँ पर +1 होगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1। ये ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं और इनके कोरिस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। और पूछा है कि कौन सा स्पीशीज डिस्प्रपोर्शनेशन कर रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। डेफिनेटली पर ब्रोमेट आयन तो ये दोनों काम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रोमीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसके बियॉन्ड तो वो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो पर ब्रोमेट का तो डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इन तीनों के बारे में ही सोचना है। असल में अपन को किसी भी स्पीशीज के आगे और पीछे वाले रिडक्शन पोटेंशियल्स देखने हैं। जैसे Br2 के लिए अगर देखें तो Br2 रिड्यूस होकर Br- में बदलता है और ऑक्सीडाइज होकर HOBr में बदलता है। तो अगर इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होना है तो जो E0 सेल बनना चाहिए वो पॉजिटिव बनना चाहिए। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग E0 सेल पॉजिटिव बनना चाहिए। Br2 को अगर Br- में और HOBr दोनों में कन्वर्ट होना है तो इस तरह की सेल रिएक्शन का E0 पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब E0 कैथोड माइनस E0 एनोड पॉजिटिव आना चाहिए। ये कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है और ये एनोड के कोरिस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल है, पर यहाँ पर तो ये नेगेटिव आ रहा है। कुल मिलाकर अपन को ये देखना है कि आगे वाला रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा हो और पीछे वाला रिडक्शन पोटेंशियल छोटा हो। ये E0 कैथोड का काम करेगा और ये E0 एनोड का काम करेगा। अगर आप HOBr के हाइपोब्रोमस एसिड के डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए तो Br2 और BrO3 माइनस में कन्वर्ट होगा और इसका E0 सेल अगर आप फाइंड करोगे रिडक्शन पोटेंशियल्स का डिफरेंस लेकर, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मतलब स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस में ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना, तो HOBr डिस्प्रपोर्शनेशन अंडरगो करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा टाइम बचाकर किए जा सकते हैं, तो आप कोशिश करें अगर टेस्ट में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जो फर्स्ट टाइम में नहीं हो पा रहे हैं तो उनको तसल्ली से करने के लिए अपन थोड़ा टाइम सेव करें। मानकर चलें कि अपने पास 3 घंटे के बजाय 2.5 घंटे ही हैं। अगर कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस है तो उनको लास्ट के 20-25 मिनट्स में हैंडल कर सकते हैं आफ्टर मार्किंग द आंसर्स ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस। और तसल्ली से करने पर कई बार ये क्वेश्चंस क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम सिचुएशन में फर्स्ट टाइम अगर देखा है तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। 140th क्वेश्चन, पर सारे क्वेश्चन सेम लेवल के नहीं है। जैसे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ClF3 में कितने होंगे? 2। इतने ल्यूइस स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद तो ये एकदम ओरल डिसीजन है, इसमें कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनाना भी नहीं पड़ेगा, बस मन में सोच के भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना संगम? यस सर। इसके बाद करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताना है। तो ये क्वेश्चन एक आसान है। आसान क्वेश्चंस में थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं शो करनी चाहिए। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, ऑक्सीजन का -2 है तो इसका +2 होगा, हाइड्रोजन का +1 है
क्लोरीन का -1 होगा, तो कुल मिलाकर नाइट्रोजन का -3 आ जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का 0 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है, मतलब HNO3 सबसे पीछे होना चाहिए और NH4Cl सबसे आगे होना चाहिए। ये बात सिर्फ थर्ड ऑप्शन में नजर आ रही है, तो वो डेफिनेटली करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन है एक तरह से, ये बॉन्डिंग पर बेस्ड है और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है। और ये वाला क्वेश्चन भी एज सच बॉन्डिंग पर ही बेस्ड है या कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज पर बेस्ड है। मेटल के अराउंड 6 फ्लोराइड आयंस अकोमोडेट होने हैं। ऐसा तभी हो सकता है मेटल +3 स्टेट शो करे और 6 बॉन्ड्स बना सके। इनमें से कौन सा एटम ऐसा है जो अपने अराउंड 6 बॉन्ड्स नहीं बना सकता? बोरॉन। डेफिनेटली बोरॉन। बोरॉन इज इनकैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स ऑक्टेट। ठीक है, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर का क्वेश्चन है। वैसे तो साइजेस के बारे में ज्यादा डिटेल में आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हो, पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन कह सकते हो। डाउन द ग्रुप जाने पर वैसे साइज बढ़ता है, पर ध्यान रखें गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से स्लाइटली स्मॉलर होता है। इसका 143 पिकोमीटर अराउंड होता है और इसका 140 पिकोमीटर अराउंड के आसपास होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। इसके अलावा इस ग्रुप में ऐसा एक्सेप्शंस नहीं है। इंडियम के नीचे थैलियम आता है। थैलियम का साइज इंडियम से थोड़ा बड़ा है, स्लाइटली लार्जर। फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट। Considering Ellingham diagram, which of the following metals can be used to reduce aluminium? Ellingham diagram कंसिडर करें या ना करें, आपको मेटल्स की एक्टिविटी का थोड़ा आइडिया हो, रिएक्टिविटी का आइडिया हो, तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एल्यूमिनियम अपने आप में काफी रिएक्टिव मेटल है और दूसरों को रिड्यूस करने के काम आता है नॉर्मली। जैसे वो थर्मिट रिएक्शन होती है, वेल्डिंग की प्रोसेस होती है जिसमें एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज होता है और फेरिक ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है। एल्यूमिनियम में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। एल्यूमिनियम को कौन रिड्यूस कर पाएगा? एल्यूमिनियम को वही रिड्यूस कर पाएगा जो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा एक्टिव हो। इनमें से कौन सा मेटल एल्यूमिनियम से भी ज्यादा एक्टिव हो सकता है? मैग्नीशियम। उसका जवाब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है और वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, एल्यूमिनियम आयंस को रिड्यूस कर देगा। एल्यूमिनियम जो खुद अपने आप में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये तो रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड है। वैसे आप इसको मेटलर्जी का क्वेश्चन भी मान सकते हो। 145th नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। which of the following statements is not true about halogens? मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। all are oxidizing agents। all are oxidizing agents मतलब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के काम आ सकते हैं। आ तो सकते ही हैं क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। सब में बराबर तो नहीं है लेकिन है तो सही। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सब में फ्लोरीन है, लेकिन बाकी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम तो कर ही सकते हैं। एज अ स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब इस पर भी कुछ लोग डिबेट करते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ऑल बट फ्लोरीन का मतलब है कि फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्लोरीन तो करता है, ब्रोमीन भी करता है, ठीक है, आयोडीन भी करता है इन सब मॉलिक्यूल्स में, लेकिन फ्लोरीन नहीं करता। और ये स्टेटमेंट सही है। बाय डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को असाइन करते हैं। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है, तो फ्लोरीन को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगा। ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स, जैसे HClO4 है या HOF है या HbRO3 है, ये सब सिंगल प्रोटॉन लूज करने वाले एसिड्स हैं, डाइप्रोटिक एसिड्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
Chlorine has the highest electron gain enthalpy. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को यहाँ पर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सेंस में लेना पड़ेगा, और उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट्स ही एक्चुअली सही हैं। अब इसमें मुझे ध्यान नहीं है कि ऑफिशियली आंसर की में क्या था, पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन बोनस जाना चाहिए। ऑल ऑप्शंस सीम टू बी करेक्ट। ठीक है, इवन अगर आप मेरी बात नहीं माने, एलन की आंसर की में जाकर देखें तो उन्होंने भी इस क्वेश्चन को बोनस मेंशन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो चारों ही ऑप्शंस एक्चुअली सही हैं, इनकरेक्ट एक भी नहीं है। रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? तो ये तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इसका क्या आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनकरेक्ट होगा। They are formed from bi and trifunctional monomers. पॉलीमर्स का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? Examples are bakelite and melamine. Covalent bonds between various linear polymer chains. They contain strong covalent bonds in their polymer chains. फोर्थ वाला तो सही होना चाहिए। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है क्या? क्या इनमें बाय एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं? यस सर होते हैं। थर्ड होना चाहिए, रॉन्ग। ये तो लीनियर थोड़ी चेंज कह रहा है वो। गलत लग रहा है। कौन सा लीनियर गलत लग चेंज रहा है? थर्ड से। Okay, let's see what was given by RG. 146 फोर्थ दिया हुआ है। They contain strong covalent bonds in their polymer chains. Is it correct? ये correct है। Covalent bonds तो correct ही, strong ही होने चाहिए। And probably third statement might be incorrect. What do you people think? नव्या? इसमें भी चारों सही हो सकता है। विचारों से थर्ड सबसे गलत है। सर यहाँ पे एनसीईआरटी में दो लाइन दे रखी है कि these are usually formed from bifunctional and trifunctional monomers and contain strong covalent bonds between various linear polymer chains. Okay, तो थर्ड और फोर्थ तो सही हो गया। And Sir, what ये are the examples? सर ये कह रहा है between various linear polymer chains और फोर्थ में दे रखा है strong covalent bonds in their polymer chains. वो तो एक ही बात है मेरे ख्याल से, डिफरेंट तो नहीं है। Strong covalent bonds in their polymer chains, linear polymer chains. I think statement तो दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। एग्जाम्पल्स भी सही दे रखे हैं। Yes, Yes, sir. sir. Bakelite and Yes, एग्जांपल तो सही है। Might go as bonus again, I think, या फिर कुछ प्रॉब्लम टाइपिंग में तो नहीं है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये भी थोड़ा डिबेटेबल है। 147th I think is easy. Difference between amylose and amylopectin is amylopectin have 1,4 alpha linkage and 1,6 alpha linkage. ये सही है ना? यस सर सही है। अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। Nitration of aniline in strong acidic medium also gives meta-nitroaniline. Meta-nitroaniline क्यों बनता है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में एनिलीन प्रोटोनेट हो जाता है, एनिलीनियम आयन बना लेता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, इसका रेजोनेंस इफेक्ट डिसअपीयर हो जाता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट रह जाता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसके चलते फिर वो मेटा पोजीशन पर भी इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करता है। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, दिस इज करेक्ट। Which of the following oxides is most acidic in nature? तो मेटालिक ऑक्साइड्स तो बेसिक होते हैं नेचर में, और जितना स्ट्रांगली मेटालिक नेचर होगा उतना ही उसका ऑक्साइड भी ज्यादा बेसिक होगा। मेटल्स
के साथ बेसिक कैरेक्टर एसोसिएटेड है। जितना ज्यादा वो बेसिक होंगे उनके, जितना ज्यादा मेटेलिक होंगे उतना ही उनका ऑक्साइड बेसिक होगा। सबसे कम मेटेलिक बेरिलियम है, बेरिलियम का ऑक्साइड आई थिंक एम्फोटेरिक होना चाहिए, सही है क्या? बेरिलियम ऑक्साइड शुड बी एम्फोटेरिक, यस सर। एसिडिक कैरेक्टर। 149 का फर्स्ट सही है। A mixture of 2.3 grams of formic acid and 4.5 grams of oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Remaining product का mass STP पर क्या होगा? पिछले वाले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स पर बेस्ड था। इससे पहले पॉलीमर्स, ये amines, nitrogen containing compounds, this is S block, और ये एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों की नॉलेज पर बेस्ड है। H2SO4 एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ फॉर्मिक एसिड को ट्रीट करोगे तो फॉर्मिक एसिड में से वाटर का लॉस हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बचेगी। वाटर H2SO4 के सॉल्यूशन में चला जाएगा, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना, और CO गैस इवॉल्व होगी। ऐसे ही ऑक्सैलिक एसिड को भी H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेट करेगा। ऐसा करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होंगी और वाटर जो है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। सो दीज आर द गैसेस रिलीज्ड। अब अगर आप मोल्स फाइंड करें इनके मोलर मासेस को यूज करते हुए, HCOH का मोलर मास आप देखेंगे 46 ग्राम्स पर मोल आएगा और इसका मोलर मास 90 ग्राम्स पर मोल आएगा ऑक्सैलिक एसिड का, और इनके मासेस दिए हुए हैं 2.3 ग्राम्स एंड 4.5 ग्राम्स। मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दोनों बराबर आएंगे, एक्चुअली 0.05 मोल्स आएंगे, आप फाइंड करके देख लीजिए। और इनके थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बन रही हैं। क्या आप टोटल मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बता सकते हो एंड टोटल मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 0.01 और 0.05। 0.1 मोल्स तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेंगे दोनों रिएक्शंस का अमाउंट ऐड करके, एंड 0.05 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे ओनली फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन। फिर KOH पैलेट्स से पास करने का क्या मतलब है? KOH बेस है, एक तरह से बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, तो ये KOH के साथ रिएक्ट कर जाएगी, या ये कह सकते हैं कंबाइन कर जाएगी, ठीक है, और ऐसा करने से K2CO3 बन जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, एक तरह का सॉल्ट, और इससे बाहर जो गैस निकलेगी वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। CO2 गैस KOH के पैलेट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी एसिडिक कैरेक्टर की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल होती है, 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अभी भी अनकंज्यूम्ड है, रिमेनिंग है, और इसका मास अगर आप फाइंड करोगे इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके तो 2.8 ग्राम्स आएगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, H2SO4 से ट्रीट किया मतलब डिहाइड्रेट किया, फिर गैसेस इवॉल्व हुई, KOH पैलेट से पास किया, उसके बाद जो बचा उसका मास STP पर क्या होगा? STP से कोई लेना देना नहीं है, अगर अपन को डायरेक्टली मोल्स ही पता है तो मास तो फाइंड कर ही सकते हैं। 2.8 ग्राम्स, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। 151st क्वेश्चन, compound A on treatment with sodium gives B and with PCl5 gives C. B and C react together to give diethyl ether AbCr. डाइएथाइल ईथर जैसे हमने पढ़ा
तो हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये विलियमसन सिंथेसिस है, और विलियमसन सिंथेसिस एल्कोक्साइड आयन और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है, और एल्कोक्साइड आयन बनेगा सोडियम के साथ रिएक्शन करवाने पर। इसका मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल अल्कोहल रहा होगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाने पर एसिड बेस रिएक्शन है एक तरह से, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और PCl5 के साथ रिएक्ट करवाने पर क्लोराइड बनेगा, इथाइल क्लोराइड, और एथॉक्साइड इथाइल क्लोराइड पर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये विलियमसन सिंथेसिस होगी। तो ये हैं A, B and C, इथाइल अल्कोहल, इथॉक्साइड आयन and ethyl chloride respectively, which we can see in the fourth option. 151st का fourth option सही है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पर बेस्ड क्वेश्चन था। हाइड्रोकार्बन reacts with bromine by substitution to form alkyl bromide, which by Wood's reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms. एक बार फिर पढ़ लीजिए। एक हाइड्रोकार्बन है, ब्रोमीन से रिएक्ट किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा एक एल्काइल ब्रोमाइड बनाया, जिस पर वुड्स रिएक्शन करवाई, मतलब सोडियम एंड ट्राई ईथर के साथ रिएक्ट करवा के सिमेट्रिकल एल्केन बनाया, पर वो सिमेट्रिकल एल्केन जो बना उसमें 4 से कम कार्बन है। तो क्या 3 कार्बन होंगे क्या? नहीं, नो सर, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स ही प्रिपेयर करते हैं अपन वुड्स रिएक्शन से। अगर सेम टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं तो 4 से कम है तो 1 तो होगे नहीं, 2 हो सकते हैं, 3 हो नहीं सकते। तो 2 कार्बन वाला एल्केन प्रिपेयर हुआ है। 2 कार्बन वाला एल्केन आफ्टर वुड्स रिएक्शन प्रिपेयर हुआ है, तो ओरिजिनल एल्केन क्या रहा होगा? मीथेन। डेफिनेटली मीथेन रहा होगा। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई, इथाइल ब्रोमाइड बनाया, इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम एंड ड्राई ईथर साथ ट्रीट किया, तो ये फ्री रेडिकल को इन्वॉल्व करने वाली रिएक्शन है, ईथेन बनेगा। खैर आंसर ईथेन नहीं है, आंसर मीथेन है। जल्दबाजी में गलत आंसर मत मार्क कर देना, ठीक है। 153, which oxide of nitrogen is not a common pollutant introduced into the atmosphere both due to natural and human activity? इनमें से कौन सा ऑक्साइड कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है, नेचुरली या ह्यूमन एक्टिविटी से भी प्रोड्यूस नहीं होता? ठीक है, NO2 और NO तो डेफिनेटली पॉल्यूटिंग गैसेस हैं। आई थिंक इसका आंसर N2O5 होगा। यस सर। थर्ड ऑप्शन। यस सर, N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसको शायद लाफिंग गैस भी बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं हो तो। 153 का आंसर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। The compound C7H8 undergoes the following reactions. पहले क्लोरीनेशन कर रहे हैं, C7H8 देखकर समझ में आ रहा है कि बेंजीन रिंग तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है। उसके बाद एक कार्बन बचेगा जिस पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो ये टॉलुईन है। और उसके बाद ट्राई क्लोरो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस तरह से 3Cl2 लिखने का मतलब यही है, CCl3। और ये जो ग्रुप है ये कौन से डायरेक्शन में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को भेजेगा? मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर कंसिडर्ड टू बी मेटा डायरेक्टिंग। और उसके बाद Zn in HCl, ये एल्काइल हैलाइड्स के लिए रिडक्शन की रिएक्शन होती है, इसमें एल्काइल हैलाइड्स कोरिस्पोंडिंग एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन रिडक्शन यहाँ पर एल्काइल पार्ट पर होगा, फिनाइलिक ग्रुप पर नहीं होगा। तो मेटा ब्रोमो टॉलुईन जनरेट होगा यहां से, थर्ड ऑप्शन। 155th क्वेश्चन आसान है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 मतलब डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, sp sp प्रोबेबली ट्रिपल बॉन्ड्स होने चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। 156th question, which of the following carbocations is expected to be most stable? क्या ये कार्बोकेटायन अच्छा है, स्टेबल है?
No, sir. NO2 स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आना हाईली डिस्टेबलाइजिंग हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि वैसे ही उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और NO2 से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली विड्रॉ कर रहा है, तो उसको काफी डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर एक्चुअली आप ये भी देख सकते हो कि ये सब एरेनियम आयंस हैं और एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है और बेंजीन रिंग पर एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया हुआ है। तो NO2 जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी पोजीशन पर भेजता है? मेटा पोजीशन। उस हिसाब से भी आप देख सकते हो कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल लगा रहेगा तो ये रिलेटिवली स्टेबल होगा, क्योंकि तब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, तब ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर नहीं आ पाएगा, NO2 के पास वाले कार्बन पर। अगर वो पैरा पर लगा रहेगा या ऑर्थो पर लगा रहेगा, तब तो पॉजिटिव चार्ज NO2 के पास वाले कार्बन पर पहुंच जाएगा और तभी ये कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैच्ड है, ये देखकर भी अपन आंसर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। 157th क्वेश्चन, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। माइनस आई इफेक्ट बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से गवर्न होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाया रेजोनेंस नहीं देखते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, और बाय डिफॉल्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन के रिस्पेक्ट में देखे जाते हैं। माइनस आई इफेक्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन से कितना स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा वो सोचकर बताते हैं। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। उसके बाद इस एल्कोक्सी ग्रुप का होगा, फिर इस डाई एल्काइल अमीन ग्रुप का होगा, अमीनो ग्रुप का। तो ये ऑर्डर सही है। इनफैक्ट थर्ड वाले ऑप्शन में जो ऑर्डर है वो भी प्रोबेबली सही है। F का इंडक्टिव इफेक्ट OR से ज्यादा होगा और OR का प्रोबेबली NH2 से ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए थर्ड ऑप्शन भी प्रोबेबली सही हो सकता है, फर्स्ट तो डेफिनेटली सही है। जो NR2 में एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और जब नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो नाइट्रोजन इन टर्न sp3 हाइब्रिड कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो उससे ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या लेस स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा? लेस स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा। तो अगर NR2 को कंपेयर किया जाए NH2 से, तो NH2 का माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा, NR2 का वीकर होगा। फिर भी शायद NH2 का माइनस आई इफेक्ट OR से वीकर ही होगा। फिर भी अगर मोर सुटेबल ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली सही होना चाहिए। 158th क्वेश्चन, ये तो रीमर टीमन रिएक्शन है और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है वो है डाइक्लोरोकार्बीन। इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में फिनॉक्साइड आयन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाते हैं। दिस इज इजी। Carboxylic acids have higher boiling points than aldehydes, ketones, and even alcohols of comparable molecular mass. It is due to their carboxylic acids में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, उनमें ज्यादा पोलर बॉन्ड्स हैं as compared to even alcohols. aldehydes, ketones में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, अल्कोहल्स में हो पाती है, लेकिन अल्कोहल से भी ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल्स, ज्यादा पोलर बॉन्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हैं। सारे ऑप्शंस रीड करें। कार्बोक्सिलेट आयन का बनना हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, नॉट इंट्रामॉलिक्यूलर। हाँ मन बोलो। इसका CV तो हो सकता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एसोसिएट हो जाते हैं और फिर वो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, फिर उनका वैन डेर वाल्स उससे बॉइलिंग पॉइंट तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाओगे तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलोगे या इंटरमॉलिक्यूलर बोलोगे? इंट्रामॉलिक्यूलर। मेरे ख्याल से तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर ही बोलेंगे। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सर
हाँ संगम बोलो। सर हालांकि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर ये समझ नहीं आता कि जब एसोसिएशन हिसाब से होता है तो फिर मॉलिक्यूलर मास बड़ा वो हम कैसे रिपोर्ट करते हैं, इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास? नहीं एक्चुअली हम ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमें बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड का मोलर मास पता ही नहीं, ठीक है, मान लेते हैं कि हम इनको जानते ही नहीं है कि इनका मोलर मास क्या होता है। फिर अपन ने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेजर किया एक्सपेरिमेंटली फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेजर किया। अपन को बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड का पता नहीं, ऐसा मान लो हम एक मतलब लेमैन की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें पता नहीं कि वे डिसोसिएट करेंगे एसोसिएट करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, तो अपन उनके लिए वैन हॉफ फैक्टर तो कंसिडर करेंगे ही नहीं जब अपन को पता ही नहीं है उनके बारे में कि वो कैसे बिहेव करेंगे। KF का यूज करेंगे, डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटली मेजर किया हमने और इसको मोलैलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलैलिटी में नीचे मास ऑफ वाटर आ जाएगा। हाँ अपन को इतना जरूर पता है कि अपन ने बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड कितना ऐड किया था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो अपन ही कर रहे हैं, तो इसका मास अपन को पता है, मोलर मास पता नहीं है क्योंकि हम इस सब्सटेंस को नहीं जानते, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो यहां से जब अपन इसका मोलर मास फाइंड करते हैं तो वो मोलर मास 120 सपोज 120 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स, उनका मास 120 ग्राम्स आ रहा है। उसके बाद हमने किसी और से पूछा कि एक्चुअली 1 मोल एसिटिक एसिड का मास कितना होता है, किसी और पर्सन से जिसको पता है, तो उसने कहा 60 ग्राम्स होता है। तो हमने कहा कि हमारा तो 120 ग्राम्स आ रहा है, 1 मोल पार्टिकल्स जो सोल्यूशन के अंदर है उनका मास 120 ग्राम्स आ रहा है जबकि 60 ग्राम्स होता है। तो इसका मतलब यही है कि सोल्यूशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डबल मास वाले हैं, डबल साइज्ड हैं, तभी तो 1 मोल पार्टिकल्स का मास 120 ग्राम्स आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? हर पार्टिकल का मास डबल हो गया है तभी तो मोलर मास भी डबल आ रहा है, और पार्टिकल का मास डबल तभी हो सकता है जब सब्सटेंस डाइमराइज कर गया हो। ये बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास से डिवाइड करके वेंट हॉफ फैक्टर मिलता है। वेंट हॉफ एबनॉर्मल मोलर मास फाइंड करते समय हम ये भूल जाते हैं कि ये डिसोसिएट या एसोसिएट करता है, क्योंकि अगर आप आई लगा दोगे यहाँ पर और आई यहाँ पर आप फिर हाफ पुट कर दोगे तो आपको नॉर्मल मोलर मास ही मिलेगा। ये बात समझ रहे हो संगम? यस सर। तो जब अपन एबनॉर्मल मोलर मास फाइंड करने जा रहे हैं तो फ्रंट में आई मत लगाना, तब आपको जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन है उसका इफेक्ट मोलर मास पर नजर आएगा, और अगर आई लगा दोगे तो फिर आपको नॉर्मल मोलर मास ही मिल जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन या एसोसिएशन का इफेक्ट फिर आई में अकोमोडेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए 160th क्वेश्चन, C8H10O। इस तरह से जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ऑलमोस्ट इक्वल हो और 6 या उससे ज्यादा कार्बन्स हो तो हमेशा ही समझ जाइए कि बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्शन करवाई और सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है आयोडीन और NaOH की रिएक्शन से, ठीक है। एक डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन होगी, उससे हाइपोआयोडाइड आयंस बनते हैं। और अपन समझ ही रहे हैं कि ये रिएक्शन किस तरफ इशारा कर रही है, कौन सी रिएक्शन होगी ये? हेलो फॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट आयोडो फॉर्म का होता है, CHI3 का, A and Y आर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आप ऑप्शंस भी देख लो, आपको पता है आयोडो फॉर्म टेस्ट 2 डिग्री मिथाइल एल्कोहल्स देते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल्स में सिर्फ इथेनॉल ये टेस्ट देता है। तो यहाँ पर 4th वाला मॉलिक्यूल तो दे ही नहीं सकता, 3rd वाला भी नहीं दे सकता, 1st वाला भी नहीं दे सकता, सिर्फ 2nd वाला मॉलिक्यूल ही आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, ऑप्शंस देखने के बाद ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 161 क्वेश्चन, एन प्रोपाइल क्लोराइड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, पहले यहाँ पर क्लोरीन के साथ AlCl3 जुड़ जाएगा। एक्चुअली इस रिएक्शन में 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाते नहीं है, लेकिन फिर भी रीअरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि
क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन तो हाईली अनस्टेबल होता है। इस तरफ ऐसे शिफ्ट करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये वाला हाइड्राइड इधर शिफ्ट कर रहा है और ये पूरा का पूरा डिपार्ट कर रहा है। मतलब कार्बोकेटायन 1 डिग्री वाला डायरेक्टली नहीं बनाते, डायरेक्टली 2 डिग्री कार्बोकेटायन ही बनाते हैं। पहले इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, फिर हाइड्राइड शिफ्ट इसी में करा देते हैं और फिर आप तो जानते ही हो रिएक्शन किस तरह से आगे बढ़ेगी। क्यूमीन बनेगा और क्यूमीन के बाद इसका ऑक्सीडेशन और फिर हाइड्रोलिसिस, इसको क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस बोलते हैं। इसमें फिनॉल प्रिपेयर होगा और एसीटोन प्रिपेयर होगा एज एन इंपॉर्टेंट साइड प्रोडक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 162nd question, which of the following compounds can form a Zwitter ion? Zwitter ion वही बना सकते हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो और उनमें सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ भी हो। एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड डेफिनेटली नहीं बनाएगा। बेंजोइक एसिड में तो कोई बेसिक ग्रुप है ही नहीं। एनिलीन में कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है, डेफिनेटली ग्लाइसिन। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये गैसेस चैप्टर का क्वेश्चन है। करेक्शन फैक्टर ए इन द आइडियल गैस इक्वेशन किस चीज को अकाउंट में लेता है? फोर्थ ऑप्शन। Fourth option. फोर्थ ऑप्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। अगर कभी ये बोला जाए वैन डर वाल्स कांस्टेंट की वैल्यू ये है, ए और बी ना बताया जाए, तो बाय डिफॉल्ट ए मान के चलना है। वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए के बारे में बात हो रही है ऐसा मान के चलेंगे, अगर ए या बी स्पेसिफाइड नहीं है तो। ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग का एक और क्वेश्चन आ गया। इससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। ये तो आई थिंक आप बैलेंस कर लोगे। यहाँ पर परमैंगनेट आयन 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ऑक्सिलेट आयन ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। परमैंगनेट आयन का कोफिशिएंट डबल हो जाएगा और ऑक्सिलेट आयन का कोफिशिएंट 5 टाइम्स हो जाएगा। इसका डबल हो जाएगा, इसका 5 टाइम्स हो जाएगा। और ये बात सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। H+ का कोफिशिएंट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। फिर भी अगर आप पूरी बैलेंसिंग करना चाहो तो कर सकते हो। ये एक और काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है। लुक्स क्वाइट इजी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी। ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, जब भी कोई आसान क्वेश्चन लगे तो अपने आप को रिमाइंड कराओ कि मुझे ये गलत नहीं करना है, ठीक है ना। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल करी। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो याद करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या A0 पर डिपेंडेंट होती है? हाँ होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर डबल कर दी कॉन्सेंट्रेशन तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी? डबल्ड। ठीक है, जल्दबाजी में गलत ऑप्शन भी मार्क हो सकता है। 166th क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। बॉन्ड एनर्जीज x2 xy एंड y2 एंड xy का रेशियो दे रखा है। डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ xy इज दिस। बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 विल बी। इसमें अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि वो ये रिएक्शन लिख देते हैं x2 + y2 gives 2xy और सोचते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज -200 किलो जूल्स दिया हुआ है वो इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है। क्या आप लोग ये बात मानते हो? नो सर। नो सर। एंथैल्पी चेंज -200 किलो जूल्स कौन से रिएक्शन के लिए दिया हुआ है? 1 मोल XY की प्रिपरेशन 1 मोल XY बनाना है, ध्यान रहे। डेफिनेशन अप्लाई करनी है। थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से कंसंट्रेट करते रहोगे तो सही हो जाएंगे, अदरवाइज गलती भी हो सकती है। यहाँ पर हाफ लगेगा यहाँ पर। और बॉन्ड एनर्जीज में अपन रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स के सेंस में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ XX प्लस हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ YY माइनस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY विल बी -200 किलो जूल्स। और रेशियो दे रखा है 1:0.5:1। x2 की बॉन्ड एनर्जी फाइंड करनी है। करिए x है तो YY की उसके मुकाबले हाफ है,
रेशियो को देखते हुए, और एक्स वाई की इसके बराबर ही है, एक्स एक्स और एक्स वाई की बराबर है और वाई वाई की हाफ है, और ये डिफरेंस -200 है। थोड़ा केयरफुली सॉल्व करें। x/2 + x/4 3x/4 हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करने पर -x/4 is -200, x is equal to 800। पर एग्जाम सिचुएशन में ये क्वेश्चन कई बार लोग गलत कर देते हैं, तो जिस ईयर आया था उस समय भी लोगों ने गलत किया था कईयों ने, पर ये करने लायक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको दूसरे स्टूडेंट्स पर एडवांटेज दे सकते हैं, बशर्ते आपने बाकी इजी क्वेश्चंस भी किए हुए हों। Which one of the following conditions will favor maximum formation of the product? तो ये भी आसान है और देखा हुआ लगता है, इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है। देखो दोनों गैसेस हैं लेफ्ट में, राइट में भी एक गैस है, लेकिन राइट में गैसेस कम हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कब फेवर होगी, हाई प्रेशर पर है या लो प्रेशर पर? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर प्रेशर। बढ़ाने से रिएक्शन लो प्रेशर की दिशा में जाती है, लेसर गैस मोल्स की दिशा में जाती है, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो ये रिएक्शन हाई प्रेशर पर फेवर होगी। डेल्टा एक्स नेगेटिव बता रखा है, इंडिकेट तो यही किया हुआ है, यही मानना पड़ेगा कि एक्स पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कब फेवर होती हैं? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन देखो एक जैसे हैं, अगर अपन क्लैरिटी से नहीं सोचेंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे तो गलत ऑप्शन भी मार्क हो सकता है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन। 168th क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में सॉलिड स्टेट चैप्टर में कई सेशन से पढ़ा रहा हूं, और जिस ईयर ये आया था उस समय भी कराया था। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, अगर आप अपने क्लास नोट्स में जाकर देखेंगे तो अब आपको मिल सकता है। आयरन रूम टेम्परेचर पर कौन सा स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करता है? BCC, और हायर टेम्परेचर पर हो जाता है FCC। 900 डिग्री सेल्सियस पर यह फेज ट्रांजिशन होता है, और अपन को बताना है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ FCC क्रिस्टल अपॉन रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ BCC क्रिस्टल। तो यहाँ पर अक्सर लोग गलती देखो ये करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास फाइंड करने के लिए Z को एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम में A क्यूब लिखते हैं, नीचे Z ऑफ FCC BCC लिखते हैं, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर और 900 डिग्री सेल्सियस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने भी, BCC अपॉन FCC करना है। यहाँ FCC, यहाँ BCC और यहाँ FCC आएगा। एटॉमिक वेट अपॉन A क्यूब। उसके बाद एटॉमिक वेट से एटॉमिक वेट कैंसिल कर देते हैं, A क्यूब से A क्यूब कैंसिल कर देते हैं, Z ऑफ BCC 2 होता है, Z ऑफ FCC 4 होता है, और ऐसा करके उनको बहुत आसान सा आंसर मिल जाता है हाफ, जो कि ऑप्शंस में भी है। क्या आप ये मार्क कर देंगे? नो सर, ये इसमें क्या No, sir. प्रॉब्लम है? एच की वैल्यूज अलग अलग है। राइट, जब सॉलिड बदलता है तो एटॉमिक रेडियस सेम रहती है, क्वेश्चन बोल भी रहा है एटॉमिक रेडियस सेम रहती है, लेकिन ए चेंज हो जाता है, और ए किस तरह से चेंज होगा वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए किस दिशा में कांटेक्ट होता है, बीसीसी क्रिस्टल्स में किस डायरेक्शन में कांटेक्ट होता है? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के लॉन्ग। 4r इज इक्वल टू √3 ABCC, और FCC में 4r इज इक्वल टू √2 AFCC। इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें, √3 ABCC इक्वल्स √2 AFCC, ठीक है, तो फिर AFCC अपॉन ABCC ये रेशियो आ जाता है √3/√2, और इसी को यहाँ पर एक्चुअली यूज में लेना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन अगर अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये AFCC अपॉन ABCC का होल क्यूब आएगा,
मतलब इस क्वांटिटी का होल क्यूब, साथ साथ ये हाफ का फैक्टर भी रहेगा, हाफ का फैक्टर। तो फर्स्ट टाइम में तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्लास में कराया हुआ होने के बाद तो फिर ये हो जाना चाहिए। 3√3/4√2, दिस शुड बी द आंसर, सेकंड ऑप्शन। ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी प्रीवियसली आते रहे, पर पिछले 2 साल से ऐसे क्वेश्चंस की संख्या कम हो गई है, बट वी कैन नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। 169th क्वेश्चन हो जाएगा ना? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो आप ध्यान रखते ही होगे शायद। साइनाइड आयन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। उसमें एक इलेक्ट्रॉन घटा दोगे तो 2.5, एक और घटा दोगे तो 2, और NO में जानते हो 2.5। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर 3, साइनाइड आयन, फर्स्ट ऑप्शन। 170th क्वेश्चन, magnesium reacts with an element to form an ionic compound, ठीक है, the ground state electronic configuration of X is, बस X का नाम ही नहीं बताया, बाकी सब तो बता ही दिया। ये कौन सा एटम है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में क्या कंपाउंड बनेगा? Mg3N2। ये तो आप पहले से जानते ही रहे होगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्यादा सोचे तो मैग्नीशियम कौन से चार्ज का केटायन बनाता है? 2+. नाइट्रोजन -3 चार्ज का। उस हिसाब से फिर चार्ज बैलेंस करके भी फॉर्मूला बन सकता है Mg3N2, और याद रहे तो और भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो चीज आप याद करने पर रिलाय कर रहे हो वो सही याद होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी याद की हुई चीजें आपको मिसगाइड कर सकती हैं। जो भी याद कर रहे हो, जो रट रहे हो, बहुत अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। An orbital is designated by 3 quantum numbers, while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers. Is this a correct statement? Yes, sir. This is a correct statement. Electronic configuration of hydrogen atom जो यहाँ पर mentioned है, सही है? No, No, sir. sir. Ground state में तो सही नहीं है, by default ground state ही माना जाएगा, तो यही statement incorrect है, इसी को आंसर होना चाहिए। Incorrect है, इसलिए आंसर है। Total orbital angular momentum of electron in s orbital is equal to 0. This is correct. और dz square के लिए ml की वैल्यू 0 होती है। This is also correct. pz के लिए भी ml की वैल्यू 0 होती है, और dz square के लिए भी ml की वैल्यू 0 होती है। बाकी ऑर्बिटल्स के लिए ml की वैल्यू स्पेसिफिकली बता नहीं सकते। px के लिए क्या होती है, py के लिए क्या होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं सकते। +1 और -1 दोनों के लिए ही होती है, ऐसा मानते हैं। पर pz के लिए ml 0 होता है और dz square के लिए भी 0 होता है। This statement is also correct. Second option is the answer. ठीक है। 172nd question. Following solutions are prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl of different concentrations. ये क्वेश्चन तो आपने किया हुआ होगा, एक्सरसाइज शीट में भी है, याद आता है आपको। आपको बताना है कि किस केस में pH की वैल्यू 1 होगी। pH की वैल्यू अगर 1 है तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10 to the power -1, 10 to the power -1 मोलर या 0.1 मोलर, बस उसी पर फोकस रखना है। pH 1 मतलब 10 to the power -1 आना चाहिए, और ये 6 मोल्स हैं। अच्छा, कुछ लोग इस तरह से लिखे होने पर पहचान नहीं पाते कि क्या लिखा हुआ है। m/20 का मतलब क्या होता है? 1/20 मोलर, ठीक है ना, 1/20 मोलर। m/10 का मतलब है 1/10 मोलर। तो ये मोलैरिटी गिवन है, ये भी मोलैरिटी गिवन है, मल्टीप्लाई किया तो 4 मिलीमोल्स आए। फिर सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कौन बचेगा? HCl। एसिड। और कितना वॉल्यूम है? 100 ml। क्या ये वही कॉन्सेंट्रेशन है जो हम ढूंढ रहे हैं? नो सर। नहीं। किस केस में आएगा? इसमें से 5.5 है और ये 4.5 है, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 मिलीमोल है, पर कितना वॉल्यूम है? 100 ml। तो ये भी हमारा वाला
रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई किया तो 15 मिलीमोल्स हैं और इसके देखे तो 5 मिलीमोल्स हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो 10 मिलीमोल्स ऑफ HCl बच रहे हैं in 100 ml. Is this what we were looking for? Yes, sir. Yes, sir. 0.1 molar concentration of H plus ions. Third option. मतलब ये फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये इक्विलिब्रियम का ही था। On which of the following properties does the coagulating power of an ion depend? Coagulating power, size of the ion are known, both magnitude and sign of charge on the ion, magnitude of the charge on the ion alone, sign of charge on the ion alone. Which looks better? Second. Second option सही है। Magnitude and sign दोनों ही important हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व को कोएगुलेट करवाना है तो नेगेटिवली चार्ज आयंस चाहिए, तो साइन की इंपॉर्टेंस तो है। पॉजिटिव चार्ज से तो कोएगुलेट होगा नहीं, और मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रहेगा उतना ही कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी और कोएगुलेशन वैल्यू कम होगी। याद है इस तरह की बातें? सर हाँ, अब मन जैसे बोलो। सेकंड ऑप्शन बेटर है क्योंकि चार्ज डेंसिटी से देख रहे हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी है वो केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को ही देती है। मतलब उनका एक रूल है जिसमें Z⁴ पे डिपेंड करता है, तो केवल वो चार्ज को ही देती है वैल्यू। तो अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है उस बेसिस पे। नहीं, साइन तो इम्पोर्टेंट है ही। अपन को ऑप्शंस देख के और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जज करना आना चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, जैसे FeCl3 का होता है, तो उसके अंदर फिर अपन को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही, FeOH होल थ्राइस का होता है, सॉरी, उसमें अपन को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही ऐड करने पड़ेंगे, तभी वो कोएगुलेट होगा। ठीक है, साइन तो इम्पोर्टेंट है ही। देखो इस वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स दे रखे हैं, तो ये कौन सा वाला कांस्टेंट है, ए या बी? A. बाय डिफॉल्ट ए ही मानेंगे। और ए जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस को। कौन सी गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा? Ammonia. कौन हायर टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाएगी? वो ही जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर हैं। वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 8A/27 RB। अगर A और B दोनों गिवन हो तो A/B से देखना चाहिए। A/B जिसके लिए हाईएस्ट होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाईएस्ट होगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट होने का मतलब इजी टू लिक्विफाई, मतलब हायर टेम्परेचर पर भी लिक्विड में बदल सकती है, तो आसानी से लिक्विफाई हो रही है। और अगर बहुत कूल करने पर लिक्विफाई हो रही है तो डिफिकल्ट है लिक्विफाई करना, ऐसा माना जाता है। सिंपली A गिवन है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ A, और A और B दोनों गिवन है तो A/B के रेशियो से देखना चाहिए। खैर इसका आंसर अमोनिया होगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ A। 175th क्वेश्चन भी इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। इसमें आपको जो सॉल्युबिलिटी दे रखी है वो ग्राम्स पर लीटर में दे रखी है, लेकिन KSP के फॉर्मूला में इसको किस में बदलना पड़ेगा? मोल्स पर लीटर में। मोल्स पर लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बताओ? डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास से डिवाइड करेंगे। 2.42 × 10⁻³ ग्राम्स पर लीटर है, इसको 233 ग्राम्स पर मोल से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स पर लीटर मिल जाएगा। ग्राम्स को मोल्स में बदलना है तो ऑब्वियसली मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसा करने पर ये रफली 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर आ रहा है। अच्छा, ऑप्शंस भी एक बार सारे देखो। सारे ऑप्शंस में फ्रंट वाला नंबर तो सेम ही है। Does this make your job easier? It does, क्योंकि अपन को सिर्फ 10 की पावर पर फोकस कर लेना चाहिए। सॉल्युबिलिटी 10⁻⁵ के ऑर्डर में आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग आ रही है इंटू 10⁻⁵। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन दोनों कॉन्सेंट्रेशंस को म्यूचुअली
मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, और वो कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 10. 10 to the power minus 10. थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए. The type of isomerism shown by the complex this is. Geometrical isomerism. तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स है, वो भी न्यूट्रल है, ठीक है, बाहर कोई एनायन है नहीं, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का सवाल ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन का भी सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ही आयंस कॉम्प्लेक्स चाहिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल नहीं है. एलिमिनेशन से भी आंसर आ रहा है, और वैसे भी अपन जानते हैं इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा. अच्छा, इनमें से कौन सा वाला आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा? Cis form. Cis form would be optically active. This one on the right. Total number of isomers अगर इसके पूछे जाएं तो कितने बनेंगे? 3. 3, including a pair of enantiomers. चलिए, ये coordination compounds पर based question है, और 177th भी कुछ वैसा ही है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल सकते हो, डी ब्लॉक बोल सकते हो. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक्सटेंशन ही है एक तरह से. कौन सा आयन डी ट्रांजिशन और पैरामैग्नेटिज्म दोनों शो करेगा? 4th. तो इसमें इस तरह से भी सोच सकते हो कि इसमें तो क्रोमियम कौन से स्टेट में है? +6. इसमें भी, और इसमें मैंगनीज +7, इसमें मैंगनीज +6. अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो मैंगनीज में 3d और 4s में मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्रोमियम में 3d और 4s मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब आप +7 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हो उनके लिए, एक तरह से इनके वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं, ऐसा सोचा जा सकता है. जब सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं तो क्या कोई डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा? नहीं. तो मैंगनेट आयन में डी ट्रांजिशन हो सकता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा. 178th क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या सोचकर पूछा है मुझे समझ में नहीं आया. इसमें सेंट्रल एटम एक ही है, ऑब्वियसली ये मोनोन्यूक्लियर कहा जाएगा, ठीक है. इस तरह का क्वेश्चन पूछने का क्या सेंस है? इसमें तो कोई खास लॉजिक नहीं है. हाँ संगम बोलो. सर मैं ये बोल रहा था EAN का है शायद से इसमें. हाँ, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. नहीं तो वैसे तो ये तो पता ही है स्ट्रक्चर, इसमें कोई बात. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का इसमें क्या रोल है? तो एक ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो ये डायमराइज नहीं होगा. ओके, स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसलिए डायमराइज नहीं होगा. तो जैसे MnCO5 होता है वो डायमराइज हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ डायमराइज हो जाता है. ओके, खैर अपन को अगर इसका स्ट्रक्चर पता ही है तो अपन जानते ही हैं कि ये मोनोन्यूक्लियर है, ठीक है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयरन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 26 + 5 × 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आ रहे हैं 36. क्रिप्टन वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है, इस वजह से ये स्टेबल है, ऐसा सोच के अपन बोलते हैं कि डायमराइज नहीं करेगा, ठीक है. चलिए, हाँ तनिष कुछ बोलना है? सर एक बार पिछला क्वेश्चन वापस से समझा दीजिए. पिछले क्वेश्चन में मेरी थिंकिंग ये है, ऑल्दो मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया हुआ है, पर मेरी थिंकिंग ये है कि अगर आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड कर लो तो आपको पता चल रहा है कि क्रोमियम और मैंगनीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है. तो हाइपोथेटिकली अगर हम मान ले कि ये कैटायन के फॉर्म में है और बाद में ऑक्साइड आयंस के थ्रू इनको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ऑक्साइड आयंस इनके लिए लिगैंड का काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मान ले. तो जो मेटल आयन क्रिएट हो रहा है उस मेटल आयन में तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं Cr+6 में और Mn7+ में. जब इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं तो क्या डी ट्रांजिशंस हो पाएंगे? नहीं. और मोर ओवर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो पैरामैग्नेटिज्म भी शो नहीं कर पाएगा. लेकिन Mn6+ स्टेट जो मैंगनेट आयन में है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा 3d ऑर्बिटल में और वो डी ट्रांजिशन कर सकता है, ठीक है.
T2G और EG के बीच में ट्रांजिशंस तो हो ही सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पैरामैग्नेटिज्म होगा, ठीक है। या फिर कोई इस तरह से भी सोच सकता है, सिंपली बाय काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंगनीज में एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25, 4 times 8 plus 2। क्या इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आ रहे हैं? 32 plus 4, 34 plus 25, 59। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आ रहे हैं और बाकी किसी में नहीं आएंगे। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला स्पीशीज डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक होगा, बाकी सब डायामैग्नेटिक हैं। इस तरह से डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पर। 179th क्वेश्चन तो आसान है, इसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का मान लो या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड मान लो, एक ही बात है। हो जाएगा ना डिसाइड। कोबाल्ट 3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। क्रोमियम 3+ में भी 3 होंगे, Fe3+ में 5, और कोबाल्ट 3+ में 4 होंगे, प्लीज करेक्ट। Ni2+ में 2, 4 होंगे तो √n n+2 का एक्सप्रेशन बन जाएगा √24, इसमें बन जाएगा √15, इसमें बन जाएगा √35 और इसमें बन जाएगा √8। हो जाएगा ना? A will match to 4th, B will match to 5th। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर बेस्ड आप देख सकते हैं, इस बार भी मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं। 176 तो है ही, 178 भी है और 180th क्वेश्चन भी है, और सब इजी हैं, जिस तरह के अपन देखते रहे हैं वैसे ही हैं। ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और ये डायामैग्नेटिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह का पेपर था ओवरऑल। 2-3 क्वेश्चंस अच्छे हैं, 3-4 क्वेश्चंस, अगर वो कोई कर पाता है बाकी क्वेश्चंस के अलावा तो काफी हैवीली स्कोर कर सकता है, और अगर नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट इजियर क्वेश्चंस सबसे हो जाने चाहिए। अगर अपन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में सोचें, जैसे अगर अपन जनरल केमिस्ट्री की बात करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, कुछ लोग केमिकल बॉन्डिंग को इनऑर्गेनिक का भी पार्ट मानते हैं, पर मैं अपने टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाए थे आपको, तो ये जनरल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये भी जनरल केमिस्ट्री का ही है। 7, 8, then ये थोड़ा मिक्सचर है कंसेप्ट्स का। ये बॉन्डिंग पर है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सॉलिड स्टेट का एक ही क्वेश्चन है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस तो जनरल केमिस्ट्री से हैंडल हो ही जाएंगे। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के भी हैं, वो भी लॉजिकली हैंडल हो जाते हैं। मेमोराइज करने वाले पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कम ही दिख रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देख लेते हैं। यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा। This one, polymers 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 'That's it. 14 questions around organic chemistry के हैं, 1/3 के अराउंड, और 23 questions जनरल केमिस्ट्री से हैंडल हो जा रहे हैं, और बाकी प्योरली इनऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पर वो कम ही हैं, आप देख सकते हैं। पर नेवरदलेस हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा क्वेश्चंस का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अराउंड 1/3 रहेगी, ऐसा मान के चल सकते हो। 50 में से 15, 16, 17 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे इस साल भी, और 2-3 क्वेश्चंस इसके डिबेटेबल हैं, जैसे 145th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी should be given as a bonus, 145th, 146th के ऑप्शंस भी सबके सभी ठीक लग रहे हैं, so this is a debatable question. 2 क्वेश्चंस अगर बोनस चले जाएं तो काफी ज्यादा होता है। एनीवेज 19 और 20 में तो आपने मोस्टली टेस्ट पेपर दिया है कई लोगों ने, फिर भी टाइम मिलेगा तो अपन एनालाइज करेंगे।